नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आरक्षण के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन में अब तक बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। आंदोलन और हिंसा लगातार तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर पुलिस बल के साथ हिंसक संघर्ष में आमने सामने हैं। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी के छात्र बीते कुछ दिनों से 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने वालों को यहाँ मुक्ति योद्धा कहा जाता है। देश में 1/3 सरकारी नौकरियां इनके बच्चों के लिए आरक्षित है। इसी के कारण छात्र बीते कुछ दिनों से रैलियां निकाल रहे थे। छात्रों का कहना है कि आरक्षण की ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण है, जिसकी वजह से मेरिट के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रही थी तो सबकी निगाहें इस पर लगी थी कि वो क्या बोलती हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार मौजूदा परिस्थिति में किस राह पर आगे बढ़ेगी। साथ ही ये उत्सुकता भी थी कि आरक्षण विरोधी आंदोलनकारी प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या प्रतिक्रियाएं जताएंगे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के भाषण को खारिज करने में ज्यादा देरी नहीं की। इस भाषण के बाद आरक्षण विरोधी आंदोलनकारियों ने पूर्ण बंद का आह्वान किया। रात से ही देश के विभिन्न इलाकों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस ओर आरक्षण का विरोध करने वाले सड़कों पर उतरते तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के विभिन्न संगठन भी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद राजधानी ढाका समेत विभिन्न इलाकों से मौत की खबरें सामने आती रहीं। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि बुधवार की रात को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद टकराव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आंदोलनकारियों से धैर्य रखने का आग्रह करते हुए भरोसा दिया कि अदालत के जरिए उनको इंसाफ मिलेगा। उन्हें लोगों से न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की भी अपील की। राजनीतिक पर्यवेक्षक मोहिद्दुद्दीन अहमद का कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में एक सरकार का मुखिया अपने शासन के समर्थन में जैसी सफाई दे सकता था, हसीना ने ठीक वैसा ही कहा है। मूल समस्या ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और विश्वविद्यालयों के आवासीय छात्रावासों को खाली कराने के बाद ही हकीकत में आंदोलन की तस्वीर नहीं बदली है। लेकिन आरक्षण विरोधियों का कहना है कि उनको प्रधानमंत्री के भाषण से जिसकी उम्मीद थी वो हासिल नहीं हो सका। ढाका के विभिन्न इलाकों में आरक्षण विरोधी गुरुवार सुबह से ही सड़कों पर उतर आए थे। ढाका कैंटोनमेंट के पास स्थित ECB परिसर भी ऐसा ही एक इलाका है जहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां कुछ आंदोलनकारी आरक्षण व्यवस्था में सुधार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उसी समय छात्रों ने कुछ वाहनों में तोड़ाफोड़ी करने के बाद उनमें आग लगा दी। प्रधानमंत्री ने बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आरक्षण सुधार आंदोलन के मुद्दे पर जो कुछ कहा, उस पर कुछ छात्रों ने आपत्ति जताई। खुद को एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र बताते वाले अलीम खान ने BBC बांग्ला से कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने भाषण में आरक्षण रद्द करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अलीम खान ने कहा, प्रधानमंत्री एक और तो छात्रों से शांति और संयम बरतने को कह रही हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस और बीजेपी ने छात्र लीग के सदस्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। कानून मंत्री अनीस उल हक ने छात्रों के कड़े विरोध के बीच गुरुवार को दोपहर को कहा, आरक्षण में सुधार के मुद्दे पर सरकार में सैद्धांतिक रूप से आम सहमति बन गई है। सरकार सुधार के मुद्दे पर आंदोलनकारियों के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री के भाषण में आंदोलनकारियों के साथ बातचीत का कोई जिक्र नहीं था। परिस्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मुद्दे की सुनवाई को तय समय से पहले कराने की पहल की है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन इस स्तर पर पहुंच गया है कि बिना बातचीत के महज बल प्रयोग से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। आरक्षण सुधार आंदोलन के प्रमुख संयोजक नाहिद इस्लाम ने फेसबुक पर जारी एक बयान में ये बात साफ कह दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ लिखा है, सरकार ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेकर मौजूदा स्थिति पैदा की है। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ने बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अगर सुरक्षा बलों को सड़कों से नहीं हटाया गया, हॉल, कैंपस और शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले गए
और अगर अब भी गोलीबारी जारी रही तो सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनका कहना था कि महज आरक्षण व्यवस्था से सुधार से ही कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहले तो सरकार ने न्यायपालिका का इस्तेमाल करते हुए हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया, उसमें सुरक्षा बलों और पार्टी के काडरों की सहायता से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। अब वो बातचीत के नाम पर नया नाटक कर रही हैं। हम न्यायिक जांच समिति के नाम पर कोई भी नाटक स्वीकार नहीं करेंगे। इस आंदोलन के एक अन्य संयोजक आसिफ मोहम्मद ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, एक के बाद एक हत्याओं के जरिए सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है। इस अत्याचार का माकूल जवाब दिया जाएगा। कई लोग मानते हैं कि यह आंदोलन अब सिर्फ आरक्षण विरोधी आंदोलन तक ही नहीं सीमित रहा। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह आंदोलन युवा समाज में बढ़ रही नाराजगी की अभिव्यक्ति है। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र पहले कहते थे कि उनका आंदोलन सिर्फ आरक्षण सुधार के मुद्दे तक ही नहीं सीमित है, इसके साथ ही किसी अन्य मुद्दे का कोई संबंध नहीं है। कई आंदोलनकारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए छात्रों को तत्कालीन रूप से शांत करने का प्रयास किया था। अहमद कहते हैं कि एक और आंदोलनकारियों पर हमले किए जा रहे थे और दूसरी ओर वो यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भाषण के जरिए परिस्थिति संभालने का प्रयास कर रही हैं। ये परस्पर विरोधाभासी स्थिति है। करीब 2 सप्ताह पहले शुरू होने वाला आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरुआत में शांतिपूर्वक था। सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र संगठन ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। आंदोलनकारियों ने भी पहले हिंसा का रास्ता नहीं चुना था, लेकिन अचानक ये आंदोलन हिंसा हो उठा। राजनीतिक विश्लेषज्ञ और जगन्नाथ विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर सादिका हलीम को लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वो सब कहा है जितना संभव है। वो कहती हैं, प्रधानमंत्री की ओर से अदालत के बारे में कोई सीधी टिप्पणी करना संभव नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हसीना के लिए राष्ट्र प्रमुख के तौर पर आरक्षण रद्द करने का ऐलान करना संभव नहीं है। सरकार की मुखिया के तौर पर उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अदालत का फैसला छात्रों के खिलाफ नहीं जाएगा। हलीम का कहना था, शुरुआत में आंदोलन केवल छात्रों तक ही सीमित था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगा, कई अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।